चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट वन। ठीक है। जिस टॉपिक को हम कहते हैं रेस्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स आर। ठीक है। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक वेक्टर ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तब तक आप देख के नहीं बता सकते किसी भी चीज को कि ये ग्राफिक्स किस फील्ड से या किस कैटेगरी से क्या करती है, रिलेट करती है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज है, आपका सबसे सवाल होता है कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स आर। ठीक है, कि आपकी कितने टाइप्स की ग्राफिक्स होती हैं। आपसे सबसे पहला सवाल क्या होता है अगर ये होता है तो। ठीक है। तो आपका जवाब होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है। कितने टाइप्स की ग्राफिक्स होती है आपकी? टू टाइप्स की ग्राफिक्स होती है। सही है। अब आपसे सवाल होता है, चलो भाई ठीक है, विचार कौन कौन सी ग्राफिक्स होती हैं। सही है। तो आपका जवाब होना चाहिए, पहली होती है आपकी रेस्टर। ठीक है। दूसरी होती है आपकी वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है। फर्स्ट वन इज रेस्टर, सेकंड वन इज वेक्टर। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई विच वन इज यूज्ड फॉर स्क्रीन एंड विच वन इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। क्योंकि जो आपकी स्क्रीन डिजाइनिंग का तरीका तो एक ही होता है, बट हम क्या करते हैं उस चीज को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये चीज आपकी आप प्रिंटिंग डिजाइनिंग के लिए हो रही है और ये चीज आपकी स्क्रीन डिजाइनिंग के लिए हो रही है। ठीक है। अब रेस्टर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, ये सवाल हमसे हो सकता है और अमूमन होता भी है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रेस्टर जो होता है आपका, वो होता है बेस्ड ऑन पिक्सेल्स और लाइंस। रेस्टर जो होता है वो कौन सा होता है आपका? बेस्ड ऑन पिक्सेल्स एंड लाइंस। ठीक है। इसी तरीके से, सॉरी, पिक्सल और डॉट्स, आई मिस्टेक। ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है आपका? इज बेस्ड ऑन लाइंस। ज्यादातर पिक्सेल्स ही वर्ड यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं अगर डॉट भी यूज हो रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि किसकी बात हो रही है, पिक्सेल्स की बात हो रही है। ठीक है। हम क्या करते हैं, चलो डिफरेंस देखते हैं, रेस्टर और वेक्टर का डिफरेंस बताता हूँ। सारे अपने अपने सेलफोन निकालो, और आपके पास कोई एनआईसी कार्ड वगैरह या कोई नोट वगैरह है तो वो भी निकालो। एनआईसी कार्ड हो गई, कोई पिक्चर हो गई, ठीक है, या कोई नोट हो गया। हाँ हाँ, नोट भी चलेगा, कोई इशू नहीं। अब हमें इसका डिफरेंस समझना है कि रेस्टर का और वेक्टर का डिफरेंस एक्चुअली हमारा है क्या। सही है। अब जो आपके पास जो नोट है या कोई कार्ड वगैरह है, उसको आप दूर से देखो और करीब करके देखो। थोड़ा जितना दूर से देख सकते हो उतना दूर से देखो और करीब करके देखो। किसी तरह की चेंजेस फील हो रही है इन टर्म्स ऑफ इस विजुअलाइजेशन? विजुअल्स में किसी तरह की कोई चेंजेस फील हो रही है आपको? नहीं हो रही। ठीक है। आप दूर से भी देख रहे हो तब भी आपको वैसा ही नजर आ रहा है, आप करीब से भी देख रहे हो तब भी वैसा ही नजर आ रहा है। अब एक काम करो, इस एलिमेंट की है ना पिक्चर बनाओ अपने फोन के अंदर। जो चीज अभी आप देख रहे थे ना, आप इसकी पिक्चर बनाओ। पिक्चर बिल्कुल फोकस करके बनाना। बना ली? अब इसको जूम करो, कितना जितना जूम कर सकते हो जूम करो इसको। अब विजुअलाइजेशन में कोई चेंजेस हो रहा है? क्या चेंजेस हो रहा है? पिक्सेलेट हो रही है, धुंधली हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि ये चीज क्या हो रही है आपकी, पिक्सेलेट हो रही है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्टर एंड वेक्टर। ठीक है ना। जो चीज आपकी स्क्रीन के अंदर होती है ना, वो आपकी रेस्टर डिजाइन होती है। जो चीज आपकी प्रिंट होके आपके हाथ में आ जाती है ना, वो बेसिकली आपकी क्या होती है, वेक्टर डिजाइन होती है। अब कोई चीज हमने बनाई,
ठीक है, वो हमने बनाई सिर्फ स्क्रीन की हद तक। अब हम उसको जूम कर रहे हैं, वो पिक्सेलेट हो रही है, दैट मीन्स हम समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, रेस्टर डिजाइन की बात हो रही है। ठीक है, और जो चीज हमारी प्रिंट होकर हमारे हाथ में आ गई, अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखेंगे, वो चीज हमारी प्रिंट मतलब पिक्सेलेट नहीं होगी, क्योंकि पिक्सल्स पे बेस ही नहीं करती। ठीक है ना, तो वो हमारी क्या है, वेक्टर डिजाइनिंग है। ठीक है, ये बहुत मतलब डिटेल वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आपके किस पर्पस के लिए यूज होता है, स्क्रीन पर्पस के लिए यूज होता है, और ये आपका किस लिए पर्पस के लिए यूज होता है, ये आपका प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम इसकी लाइव एग्जाम्पल भी देखें, तो हम यहाँ पे आके देखते हैं कि भाई रेस्टर वर्सेस वेक्टर को अगर हम आके देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी जो बजाहिर बड़ी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आके देखो कि दो इमेजेस हैं, ठीक है ना, दोनों सेम है, सेम फोर्ट है, बट के ये रेस्टर है, ये वेक्टर है। रेस्टर आपका पिक्सेलेट हो रहा है, वेक्टर आपका पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से ये ट्री है, ये वेक्टर है, ये रेस्टर है, जूम हुआ ये पिक्सेलेट हो गया, ये आपका पिक्सेलेट नहीं हुआ। इसी तरीके से और हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। नहीं, डिपेंड करता है ना बेटा। अब जैसे कुछ पिक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, सही है ना, जो डीएसएलआर से आप बनाते हो, कहलाएगी वो रेस्टरी, क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर है आपकी। ठीक है ना, उसको फिर आपको ज्यादा जूम करना पड़ेगा, लेकिन वो एक अमाउंट पे जाके आपका पिक्सेलेट हो जाएगा। सही है, बट द थिंग इज कि जो चीज आपकी प्रिंट होती है ना, वो बेसिकली आपकी पिक्सेलेट नहीं होती, क्योंकि वो पिक्सल पे बेस ही नहीं करती। जो चीज लाइन पे बेस करती है वो कौन सी ग्राफिक्स होती है आपकी, वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, अब हम दो चीजें बनाते हैं। चलो मैं यहाँ पे फोटोशॉप ऑन कर लेता हूँ। ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गई सारी, खुद भी रेस्टर वेक्टर करके देख लेना और अच्छे तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखो मैंने फाइल बनाई यहाँ पे, सही है, एंड 1200/600 हम ये फाइल लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे आके, अच्छा आज मैं इसका क्रिएट करना भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी एक्सपायरी आ रही है कि प्रोडक्ट की, हमने न्यू फाइल एक बनाई 1200/600। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे आके, एक लेयर ली, ठीक है ना, उस लेयर पे मैंने इस तरीके से ब्लैक कलर कर दिया, लेट से लाइक दिस। ठीक है, सही है। अब इसी के साथ साथ मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे आप आओ, एक आप शेप लो, ठीक है, सेकंड। ठीक है, अब आप गौर से इसको जूम करके देखते हो ना, ये देखो, उसके एजिस में और इसके एजिस में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। थोड़ा सा मेरा ग्राफिक कार्ड का भी इशू है, ठीक है ना, लेकिन क्या, ये आपकी कौन सी ग्राफिक्स है, ये आपकी वेक्टर ग्राफिक्स है, और ये आपकी कौन सी है, ये आपकी रेस्टर ग्राफिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमने कलर किया है, ये हमारी डॉट्स के ऊपर है, इसके ऊपर हमने एंकर से बनाए, एंकर्स वगैरह क्या है वो सारी की सारी हम देख लेंगे। ठीक है, बट द थिंग इज के दिस वन इज योर वेक्टर ग्राफिक्स, दिस वन इज योर रेस्टर ग्राफिक्स। ठीक है, कि आगे करेंगे इसको और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने ऐसी एक डेमो एग्जांपल आपको दी थी। सही है, अब रेस्टर ग्राफिक्स तो हम पढ़ते हुए आ गए, ठीक है, रेस्टर ग्राफिक्स तो हम पढ़ते हुए आ गए। अब हमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है कि भाई वेक्टर आपकी होती क्या है। वेक्टर हमें इतना तो पता चल गया कि भाई वेक्टर आपकी लाइन, मतलब जो लाइन आर्ट होता है या लाइंस को बनाते हुए जो आप काम करते हो, वो आपकी कौन सी होती है, वेक्टर ग्राफिक्स होती है। ठीक है, द थिंग इज के वेक्टर में होता क्या क्या है, ठीक है ना, वेक्टर में आपका होता क्या क्या है। वेक्टर बेसिकली आपका क्या होता है, बेस्ड करता है किसके ऊपर, या ज्यादातर जो चीजें हम बनाते हैं, या ज्यादातर हम जो शेप्स बनाते हैं, शेप्स आर कॉल्ड वेक्टर डिजाइनिंग, या वेक्टर इज बेस्ड ऑन शेप्स, या शेप्स आर कॉल्ड वेक्टर डिजाइनिंग। शेप्स को समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक क्लाइंट है, वो आपको कहता है कि भाई एक लोगो बनाओ, ठीक है ना, उस लोगो में आप एक शेप की टाइप यूज करो,
उस टाइप जो शेप को आप यूज कर रहे हो वो आपका साइमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? साइमेट्रिक होना चाहिए। अब आपको तो मतलब पता ही नहीं साइमेट्रिक होता क्या है, तो यही चीजें हमें समझनी है ताकि हम क्लाइंट को अच्छे से समझ के उसके मुताबिक हम क्या कर सके, काम कर सके फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब देखो सिंपली हमने क्या किया, हम यहाँ पर आए, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, अब शेप हमें समझ में आ गया। ठीक है ना, अब सवाल ये होता है कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स आर। ठीक है, कितने टाइप के आपके शेप्स होते हैं, सही है ना। अब शेप आपके कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका साइमेट्रिक, थोड़ी स्पेलिंग मेरी गड़बड़ हो जाती है तो स्पेलिंग के बारे में श्योर नहीं, बट कहलाता हुआ साइमेट्रिक है। और एक होता है असाइमेट्रिक। ठीक है, ये आपके क्या है, दो टाइप्स के आपके शेप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है साइमेट्रिक, दूसरा क्या होता है, एसाइमेट्रिक। साइमेट्रिक में और एसाइमेट्रिक में क्या डिफरेंस है वो समझना हमारे लिए जरूरी है। साइमेट्रिक शेप वो शेप होती है, उसको समझने का बड़ा ही एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ, ये मेरा अपना ही मतलब बनाया हुआ तरीका है। जिस शेप को आप बीच में से काटो, ठीक है, और काटने के बाद दोनों उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो कर्व्स हैं, या उसकी जो लाइंस हैं, या उसकी विड्थ है, या उसकी जो हाइट है, वो सेम आपकी रहे, तो वो शेप आपकी कौन सी कहलाती है? साइमेट्रिक कहलाती है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, और डिटेल के अंदर इसको देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, मैंने स्क्वायर बनाया शिफ्ट के साथ। अब जब मैं इसको बीच में से कट करूंगा, क्या इसके दोनों वैल्यूज इक्वल रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? अगर एक स्क्वायर है, मैं बीच में से कट कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं रहेंगे? एक रोटी आप बीच में से आधी कर रहे हो, मतलब इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना दो बंदों में, ऐसा ही होता है ना। तो एक स्क्वायर है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, क्या ये दोनों बराबर रहेंगे? दोनों साइड इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ विड्थ। ठीक है ना, कलर्स की हम यहाँ बात नहीं करते, शेप के अंदर कलर्स की हम बात नहीं करते। कल को आप बोलो सर इसके कलर अलग है तो ये साइमेट्रिक हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। जो हम बात करते हैं ना वो उसकी मेजरमेंट पे बात करते हैं कि दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों की विड्थ इक्वल है। अगर कर्वी शेप है, क्या दोनों का कर्व इक्वल है दोनों तरफ से? ठीक है, हम इस चीज को देखते हैं। अगर हम इसको बीच में से कट करेंगे तो ये इक्वल रहेगी दोनों तरफ से, तो ये हमारी कौन सी हो गई? साइमेट्रिक हो गई। ठीक है ना, ये कौन सी हो गई हमारी? साइमेट्रिक हो गई। ठीक है, अब सिंपल सा मैं यहाँ पे आके इसको रोटेट कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको बीच में से कट करता हूँ, क्या ये सेम रहेगी? जी शादविन, सेम रहेगी ना, मतलब ऑब्वियसली एक चीज पता तो श्योर होके बोला करो, है ना, डर डर के क्यों बोलते हो? तो दैट मीन्स ये भी साइमेट्रिक है हमारी, ऐसा ही है ना। ठीक है, अगर मैं इसको और जितना रोटेट कर दूं, बट क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये हमारा रहेगा। इसी तरीके से सर्किल की एग्जांपल है, सर्किल को कितना भी घुमा लो, बीच में से काटोगे उनकी वैल्यूज दोनों तरफ से सेम रहेंगी, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइमेट्रिक शेप। अब मैंने क्या किया, लेट्स से चलो इसी पे ही थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब मैं इसको बीच में से कट करूंगा, क्या इसकी वैल्यू सेम रहेंगी? तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो साइमेट्रिक वन, सही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब बीच में से कट करूं, क्या इसकी वैल्यू सेम रहेगी? इसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, सो दैट मीन्स इट इज एसाइमेट्रिक शेप। कॉन्सेप्ट समझ में आया साइमेट्रिक और एसाइमेट्रिक का? कि भाई अगर एक शेप है, ठीक है ना, जिसको हम बीच में से कट कर रहे हैं, हम माइंड के अंदर ही ये चीज अपनी बनाते हैं, देख के हम समझ जाएंगे कि यार मैं इसको अगर यहाँ से बीच में से कट करूं तो दोनों की इसकी वैल्यू इक्वल। अब जैसे हार्ट की शेप होती है, ठीक है ना, हार्ट को आप बीच में से कट करोगे, दोनों साइड उसकी
इक्वल होती है तो वो आपकी साइमेट्रिक शेप में अंदर कंसिडर होगी। तो यही चीजें यहाँ पे हम कर रहे होते हैं कि एक शेप है, अगर हम उसको बीच में से कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज अगर दोनों तरफ सेम है तो वो साइमेट्रिक है, अगर नहीं है तो वो एसिमेट्रिक है। बड़ा सिंपल सा फंडा है साइमेट्रिक और एसिमेट्रिक को समझने का। बात समझ में आई? अब आते हैं कि एक चीज होती है आपके पास, अब सवाल होता है ठीक है भाई ये तो आपने जवाब दे दिया, अब पूछा जाता है आपसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ शेप्स, ठीक है ना, कितने टाइप्स की आपकी कैटेगरीज होती? सही है, इसका जवाब भी आप दोगे देयर आर आल्सो टू टाइप्स, सॉरी टू कैटेगरीज, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है? एक होती है आपकी ज्योमेट्रिक, ठीक है, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक, ठीक है। अब जो आपकी कितने टाइप्स की कैटेगरी होती है, सॉरी कितने टाइप्स होती हैं और कितनी कैटेगरीज होती हैं, ये टाइप्स में यहाँ से हटा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैंने गलती से लिख दिया, हाउ मेनी कैटेगरीज, ठीक है ना, ऑफ शेप्स हम इसको कर देते हैं ऐसे ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो आपकी जो शेप की कैटेगरीज है वो भी आपकी क्या होंगी? दो ही होंगी, एक होती है ज्योमेट्रिक, एक होती है ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ज्योमेट्री पढ़ी है कभी, मतलब याद आती है ज्योमेट्री? ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली ज्योमेट्री सुनते के साथ ही हमारे माइंड के अंदर जो चीजें सर्कुलेट होती हैं वो होती है सर्कल, ट्राइंगल, मतलब जो शेप्स है, डी शेप आपकी हो गई, डी शेप सबसे ज्यादा ज्योमेट्री के अंदर मतलब माइंड के अंदर हमें रिकॉल होती है। तो जो शेप्स हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, हम इनको क्या कहते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी से रिलेट कर रही है? ज्योमेट्रिक से रिलेट कर रही है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपने रेक्टेंगल बनाया, आपने सर्किल बनाया, अपने डिजाइन में आपने ट्राइंगल बनाया, तो वो चीज किसके अंदर आएगी? आपकी ज्योमेट्रिक के अंदर आएगी, ठीक हो गया। किसमें आ रही है वो चीज? आपकी ज्योमेट्रिक के अंदर आ रही है। अब कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो कि आप बनाओ तो, लेकिन उसका कोई मतलब वजूद नहीं होता। लेट से मैंने एक शेप बना दी इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अजीबो गरीब मैंने एक शेप बना दी। अब ये शेप किसी चीज से बिलोंग नहीं करती, ठीक है ना। ये शेप जो है आपकी वो किसी से बिलोंग नहीं करती, किसी ना ट्राइंगल से बिलोंग कर रही ना रेक्टेंगल से बिलोंग कर रही। ऐसी शेप जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, जिस जो आपने खुद अपनी मर्जी के हिसाब से, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई, उससे पहले उसका दुनिया में कभी वजूद ना रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है ना। जैसे ट्री हो गया आपका, ट्री से रिलेटेड जो मतलब उसकी रूट्स हो गई, इस टाइप की जितनी भी शेप्स होती हैं आपकी क्योंकि देखो जो ट्री है वो कभी भी आपका एक शेप का नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक ट्री है दूसरा भी उसी टाइप का बन जाए आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी किस में जाती हैं? ऑर्गेनिक के अंदर आती। बात समझ में आई? अब देखो, एक लास्ट चीज होती है शेप की फैमिली। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई अच्छा ये मेरी अपनी बनाई हुई थ्योरी है, ठीक है ना, शेप की फैमिली नाम की ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये मेरी अपनी बनाई हुई थ्योरी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई हाउ मेनी फैमिलीज ऑफ शेप्स, ठीक है। तो इसका भी जवाब होगा देयर आर टू फैमिलीज ऑफ शेप्स, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। एक होती है आपकी स्टैटिक, ठीक है, एक होती है आपकी डायनेमिक। कितनी फैमिलीज होती हैं आपकी? दो फैमिलीज होती हैं, एक होती है आपकी स्टैटिक, एक होती है आपकी डायनेमिक। अब स्टैटिक में और डायनामिक में क्या फर्क है, थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है। जो कि मतलब हमारे पास जितनी भी मतलब स्ट्रेट लाइन शेप्स होती है ना, ठीक है ना, जिसके अंदर बीच में कोई वेरिएशन ना आ रही हो, वो हमारी स्टैटिक के अंदर आती है, ठीक है। अब लेट से मैंने क्या किया, यहाँ पे आके एक शेप बनाई, ठीक है ना, तो ये मेरी स्टैटिक है डायनामिक है?
साइमेट्रिक है, असाइमेट्रिक है, ऑर्गेनिक है, ज्योमेट्रिक है? कॉन्सेप्ट हुए क्लियर? समझ में आ गई ना चीजें? इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आके लेट से इसको मैंने लिया। हाँ भाई, कौन सी है? स्टैटिक है, डायनेमिक है? स्टैटिक है ना, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही इसके अंदर। ज्योमेट्रिक है, ऑर्गेनिक है? साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक है? साइमेट्रिक है, ठीक है चलो। मैंने क्या किया, यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ, स्टैटिक है, डायनामिक है? डायनामिक है ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी वेरिएशन आ गई। ज्योमेट्रिक है, ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकली इसका कोई नाम नहीं है। जिस चीज का कोई नाम नहीं होता फिर हम उसको ऑर्गेनिक की कैटेगरी में फेंक देते हैं। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, साइमेट्रिक है, असाइमेट्रिक है? असाइमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि हम कहीं से भी घुमा के इसको काट लें, निकलेगा इसका मतलब अनइक्वल साइड ही निकलेगा दोनों तरफ से। तो ये बेसिकली एक छोटी सी थ्योरी थी शेप की, क्योंकि ये नहीं सोचना हम फोटोशॉप पढ़ रहे हैं, हम इलिस्ट्रेटर हमारा स्टार्ट हो चुका है, दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट हो चुका है। जितनी चीजें हम जल्दी अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेंगे ना, मीन्स इलिस्ट्रेटर में हमारे लिए उतनी ही ज्यादा आसानी मौजूद है। बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? ठीक है, चलो सही है। ओके जी, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं शेप्स बनाने के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बनाते हैं? शेप्स बनाने के ऊपर। अब देखो, शेप की क्या थ्योरी है। अभी तो हमने रेस्टर और वेक्टर पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो भाई आपका वेक्टर है वो बेस्ड करता है किसके ऊपर? शेप्स के ऊपर। अब आपका शेप किसके ऊपर बेस करता है? ठीक है, ये देखना है। अगर पूछा जाए कि भाई शेप आपका किन चीजों पर बेस करता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, शेप इज या शेप्स आर बेस्ड ऑन एंकर एंड पाथ। ठीक है, शेप किस पे बेस करते हैं आपके? एंकर पे और पाथ पे। ठीक है, अब दो चीजें हमारे पास, फॉर सपोज एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। पता है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होते हैं? अब ये वायर है, मैं इसको अगर ऐसे लेके खड़ा हूं तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है ना। इसको मैं अगर ऐसे लेके खड़ा हूं तो ये क्या हो गई? वर्टिकल हो गई। वायर सेम ही है, ठीक है ना? कि जस्ट क्या, ये जो मेरे हाथ है ना, ये मेरे किसका काम कर रहे हैं? एंकर का काम कर रहे हैं। अगर एंकर्स ऐसे हैं और जो मेरी जो पाथ है वो इस तरीके से आ रही है तो वो हॉरिजॉन्टल हो गई। अगर मेरे एंकर्स ऐसे हैं, पाथ मेरी इस तरीके से आ रही है तो वो क्या हो जाएगी आपकी? वर्टिकल हो जाएगी। तो एंकर्स उस चीज को कहते हैं जो पाथ को होल्ड करके रखे। ठीक है ना? एंकर उस चीज को कहते हैं जो पाथ को होल्ड करके रखे, और पाथ वो चीज होती है जो एंकर्स के दरमियान सराउंड करती है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर आए, अब आप ये देखो कि यहाँ पे एक हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे आके सर्किल बनाया। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें एंकर्स का कैसे पता करना है? ठीक है, कि भाई किस शेप में कितने एंकर है। सही है, हम आइडिया लगाते हैं उसके शार्प कॉर्नर से। शार्प कॉर्नर समझते हो ना, नोकीले जो कोने होते हैं ना, उसको हम बेसिकली ग्राफिक्स की लैंग्वेज में शार्प कॉर्नर्स कहते हैं। अब रेक्टेंगल में कितने शार्प कॉर्नर्स हैं? 4 है, तो हम क्या अज्यूम करें कितने एंकर्स हैं इसके? 4 एंकर्स हैं, वेरी गुड। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 4 एंकर्स हैं तो मतलब कॉर्नर्स 4 हैं तो एंकर्स भी कितने हो गए इसके? 4 हो गए। ठीक है ना, अब सर्किल में कितने हैं? 4 है, क्योंकि भले हमें पता है कि ये राउंडेड है, लेकिन हमें पता है एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ के ऊपर। शार्प कॉर्नर्स नहीं है, लेकिन हमने खुद ही अज्यूम कर लिया। और जैसे बिल्कुल आपने सही अज्यूम किया, जैसे अगर मैं यहाँ से आगे चेक भी करूँ ना, इसको तो देखो 1 2 3 4, इसको भी आगे चेक करूँ तो, एक सेकेंड,
1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखो इसमें भी 4 है और उसमें भी 4 है, लेकिन एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एंकर्स ने तो पकड़ के रखा हुआ है। अब जो पाथ जिस हिसाब से अराउंड हो रही है ना उन एंकर्स के, वो बेसिकली आपकी एक शेप को रिप्रेजेंट कर रही है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बेटा ये समझ लो आपका इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो गया है। इस चीज को जितने अच्छे तरीके से पढ़ोगे इलस्ट्रेटर आपका उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो सिंपल सा हमने क्या किया, हम यहाँ पर आए। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से सेटअप किया, सही है। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। अब हमें फिलहाल ऑब्वियसली कस्टम शेप पे काम करना है पहले, ताकि हमारी शेप की जो फाउंडेशन है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, जो हम खुद से शेप बनाए, जो बाय डिफॉल्ट शेप्स है फिलहाल हम उसको अभी नहीं छेड़ते। ठीक है, शेप ये भी वही है वो भी वही है, बट क्या दोनों की कैटेगरी जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों में फर्क है आपका। अब देखो जो शेप आप बनाते हो वो बनाते हो किससे? पेन टूल। किससे बनाओगे आप? किसी भी तरह की शेप अगर आप बनाओगे वो आप बनाते हो पेन टूल से। मैंने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आगे इस तरीके से एक पॉइंट क्लिक किया, दूसरा पॉइंट क्लिक किया, तीसरा पॉइंट क्लिक किया, चौथा पॉइंट क्लिक किया। बेसिकली मेरा बन चुका है, रेक्टेंगल या स्क्वायर में जो भी बना रहा हूँ वो मेरा बन चुका है। सही है, बट द थिंग इज कि आप आप इस चीज को समझते हो ना, घंटा कब पूरा होता है? जब काटा दोबारा घूम के वहीं आ जाए। रेस कब खत्म होती है? जब जो स्टार्टिंग लाइन होती है वही उसकी क्या होती है, आपकी फिनिशिंग लाइन भी होती है। मतलब जब तक पूरा कंप्लीट ना करे वो उसको रेस काउंट नहीं होती है, पूरा लैप काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे भी यही चक्कर है कि जो अगर आपने किसी शेप का स्टार्ट किया है, जैसे हम सिलेक्शन में हम कर रहे थे, याद होगा पॉलीगोनल में हमने किया था, मैग्नेटिक में हमने किया था, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते थे उसी पॉइंट पे खत्म करते तो हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो रही। तो शेप का भी यही रूल है, जिस पॉइंट पे अगर आके आप स्टार्ट कर रहे हो उस पॉइंट पे आके, अब देखो हम नया नहीं बना रहे, हम उस पॉइंट पे जाके उसको बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये एंड हो रही है। अब आप बोलोगे सर आपने तो 5 दफा क्लिक किया है, तो बेसिकली जो हमारा 5वां क्लिक है ना, हमें फाइनलाइज करने के लिए हम न्यू एंकर नहीं लगा रहे हैं, प्रीवियस जो एंकर है जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर क्लिक करके बता रहे हैं कि भाई शेप हमारी क्या हो गई, फाइनल हो गई। ठीक है, ये हमारी बेसिक सी शेप बन गई। अब आपने देखो क्या करना है, अब आपने अच्छा एक मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक है। जब आप शेप ड्रॉ कर रहे हो ना पेन टूल से, तो मेक श्योर करना कि यहाँ पे आपका शेप वो पाथ ना हो। पाथ क्या सीन है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी हमारा फोकस है वो हमारा शेप के ऊपर है। पाथ इतनी हमारी यूज में नहीं आती जितना हमारा शेप यूज के अंदर आता है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करते हैं, पेन टूल हमने लिया, यहाँ से शेप सेलेक्ट किया। ठीक है, देन उसके बाद अब मैंने क्या किया, इस तरीके से एक रैंडम सी मैंने एक शेप बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं अपने हिसाब से सेट करूँ। इसको क्या करूँ, अपने हिसाब से सेट करूँ, या इसको मैं लेट से स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, एक चीज होती है हमारे पास कंट्रोल आर, जिसको हम कहते हैं रूलर, जो कि आपके व्यू में जाके भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। रूलर बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट ये आपका है ना एक स्केल का काम करता है। ठीक है, जैसे आप लाइन ड्रॉ कर देते हो फिर उसके हिसाब से टेक्स्ट अपना लिखोगे तो प्रॉपर एक आपका अलाइन हो जाएगा। ऐसा ही है ना? तो इसी तरीके से ये भी यही काम करेगा, इसका इसकी चेंजेस से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये सिर्फ हम एक हेल्प के लिए ले रहे हैं कि हमें पता हो कि सीधी लाइन, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि यार किस पॉइंट पे लेकर आऊं तो ये वाला जो मेरा कॉर्नर है इस कॉर्नर से आके मीट हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, चलो भाई रूलर की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा यार इसको बॉटम टॉप से भी कर दो, मैं चाह रहा हूँ कि इसको प्रॉपर एक स्क्वायर बनाना। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसकी हेल्प चाहिए। जस्ट ये मुझे सिर्फ गाइड कर रहा है और ये कुछ भी नहीं कर रहा कि भाई ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर। मैं बगैर इसके भी काम कर सकता हूँ, अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो, मेरी जजमेंट अच्छी है तो मैं बगैर उसके भी कर सकता हूँ, लेकिन रूलर्स को जहन में रखो, ये बड़े काम आते हैं आपके। अब यहाँ तक हमने जो सिलेक्शन टूल पढ़ा था ना, ये क्या करता था, ये पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साथ आपका काम करेगा, बट हम इंडिविजुअल एंकर्स पे काम करना चाह रहे हैं। शेप हमें अलाउ करता है कि हम इंडिविजुअल एंकर पे भी काम कर सके। अब सपोज करो एक पूरी वायर हमारी यहाँ पे फिट हुई हुई है, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ यार इसका लास्ट वाला पॉइंट यहाँ से हट के नीचे की तरफ आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, उसका हुक निकाल दूंगा। जब वायर नीचे आएगा मैं हुक उसका
नीचे लगा दूं, तो मैंने पूरी लाइन को, पूरी रो को नहीं छेड़ा, मैंने जो अपनी मर्जी का जो पॉइंट था मैंने उसकी मैनिपुलेशन की। बात समझ में आई? अब सिंपली यहाँ पे मुझे इस एंकर पे काम करना है, तो उसके लिए अब जैसे स्टार्ट में हमने एक बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे घर की बिजली उड़ती है तो हम किसे बुलाएंगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, प्लम्बर को नहीं बुलाएंगे। ठीक है ना? अगर हमारे सर में दर्द है, ठीक है, तो हम मतलब स्किन के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम जो मतलब न्यूरो स्पेशलिस्ट होगा उसके पास जाएंगे। अगर स्किन में हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम हड्डियों के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ऐसा ही है ना? तो हर काम के लिए एक अलग टूल होता है। तो एक टूल होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि आपको इलस्ट्रेटर में भी मिलेगा। इसे मैं कह चुका हूँ कि इलस्ट्रेटर समझो आपका स्टार्ट हो गया है। सही है? तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली आपका क्या काम करता है? ये अलाउ करता है आपको कि ये इंडिविजुअल एंकर्स पे जाके आप क्या कर सको, काम कर सको, उनकी मैनिपुलेशन कर सको। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको यहाँ से आके मैंने सिलेक्ट किया लाइक दिस, और इस तरीके से मैं इसको जहां लेके जाना चाहूँ वहां लेके जा सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है? फिलहाल मैंने कहा कि भाई चलो इसको फिलहाल आप यहीं कर दो लाइक दिस, इस तरीके से आप क्या कर दो, इसको सेटअप कर दो। ठीक है? सही है। अब इसी तरीके से मैंने कहा भाई ये वाला जो एंकर है इसको आप इस तरीके से सिलेक्ट करो। सही है? अब मैंने कहा अच्छा, एरो कीज से भी आप इसको मूव कर सकते हो लाइक दिस। अभी जस्ट हम शेप को बनाना और उसको यूज करना सीख रहे हैं, अभी कुछ भी हम नया नहीं कर रहे, या ऐसा कोई मतलब एक्सपर्ट वाला काम नहीं कर रही है। फाउंडेशन है, फाउंडेशन अच्छी हो गई, बाकी काम तो यूं हो जाएगा आपका। ठीक है? अब यहाँ से आगे सिंपल सा हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद लाइक दिस मैंने क्या कहा, इसको आके आप यहाँ से इस तरीके से सेट कर दो, ये आपका हो। थोड़ा सा इसको यहाँ कर दो। सी, अब देखो ये आपका परफेक्ट एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया लाइक दिस, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक शेप भी हमने बनाया और उसको हमने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना भी हमने सीखा। अब इसी के कलर्स आपने देने हैं, तो इसी तरीके से आप इस पे आओगे तो यहाँ पे फिल कलर है, आप जो फिल देना चाहो वो फिल दे सकते हो आप इसको। ठीक है? अब आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा कवर करे पूरे उसको, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से भी दो एंकर्स को लिया, मैं मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट के साथ में इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। ठीक है? मैंने सिंपल से इसको क्या किया, इसको आप ऐसे बना दो। ठीक है? इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई लेट से आ, इसकी आप कॉपी करो। सही है? और कॉपी करने के बाद एडिट, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सी, यहाँ पे आके मैंने क्या कहा, इसको लेट से थोड़ा सा ऐसे कर दो। और ये वाला जो है ना शेप, इसका जो हम कलर करते हैं, अच्छा इसके आपके यहाँ से कलर नहीं होंगे चेंज, यहाँ से लेयर से हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहीं से ही करने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा, इसका जो कलर है ना इसको थोड़ा सा डार्कर साइड पे लेकर आ जाओ लाइक दिस। सी, बेहतरीन। इन दोनों को सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ इसको रिसाइज करो। सी, अभी आपका इधर वी के तौर पे भी यूज हो जाएगा, या आपका इधर ए के तौर पे भी यूज हो जाएगा। ठीक है ना? मल्टीपल सिनेरियोस के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ अगर मैं लेट से, ठीक है, मैंने सिंपल सा क्या किया, इसको लिया मैं सब, अच्छा इसको मैं इधर एम के तौर पे भी यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है? इसको सिलेक्ट किया और ऐसे सिलेक्ट कर दो या उसके साथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक? अब एक शेप से हमने, बड़ी बेसिक सी शेप से देखो हमने कितना जबरदस्त सा एक एम बना दिया। इसको हम ऐसा ए के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, इसको हम ऐसा वी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल डिजाइनिंग अब हमारी स्टार्ट हो रही है, वी आर जस्ट बिल्डिंग अप द थिंग्स। ठीक है? तो इस तरीके से आप करो। सी, ये आपका इस तरीके से मुश्किल था, एक ही लोगो होते हैं ना, या नहीं होते? ठीक है? मैंने इसको सिंपल से सिलेक्ट किया, लेट से थोड़ा सा इसको लेवल करते हैं, और जो रूलर्स हैं इसको हम दोबारा जहाँ से लिए हम वापस रख देते हैं इनको, नहीं है हमें इनकी ज़रूरत, लाइक दिस। ठीक है? इसको हमने सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको छोटा करके, और यहाँ पे आके हमने क्या किया, लेट से एक लोगो सपोज करो हम बना रहे हैं, मैंने क्या किया, मैग्नम।
सही है। और इसको फॉन्ट साइज मुझे यही रखना है। मैं क्या इसको कर दो 200। जबरदस्त। बन गया लोगो। बड़ा आसान सा। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। मैंने ट्रस्ट मी, मैं कोई सोच कर नहीं आया, बस एक चीज बनती गई बनती गई बनती गई, डिजाइन मेरा माइंड के अंदर बनता गया, मैंने इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन देखो, टूल अच्छे होंगे ना, इम्प्लीमेंटेशन आपके माइंड में खुद डेवलप हो जाएगी कि मैं इसको ऐसे करके ऐसा बना सकता हूँ। टूल्स की प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी तो हमने सिंपल सा एक बड़ा बेसिक सा लोगो बना दिया। थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट का मसला है तो अलाइनमेंट इसकी देख लेते हैं कि भाई, ताकि दोनों तरफ से, क्योंकि बैलेंस करना भी हमें बड़ा जरूरी होता है, लाइक दिस। ठीक है ना, जैसे ये थोड़ा सा यहाँ से आ रहा है इस तरीके से, ये थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल रहा है, हमने शिफ्ट के साथ लेट से इसको थोड़ा सा लाइक दिस, ये हो गया यहाँ से थोड़ा सा। हाँ, ये परफेक्ट है हमारा। अब ये देखो, हमारा ये प्रॉपर बैलेंस एक लोगो बन गया। और ये बड़ा ही स्टैंडर्ड वाला लोगो लग रहा है। आराम से $10 का, $5 तो कहीं नहीं है, 5-10 डॉलर का तो आराम से ये बिक जाएगा। कितना टाइम लगा? क्रिएटिविटी अगर आपकी अच्छी होती है ना, फिर आपको टाइम नहीं लगता चीजें करने। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, आज का सिर्फ आपका टास्क ये है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने बेसिक शेप्स देखने हैं। सही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये वाले शेप्स हैं आपके। ठीक है, कुछ शेप्स आपसे नहीं बनेंगे तो मेरी तरफ से पहली छुट्टी है, वो माफ है आप लोगों को अभी से ही। ठीक है, लेकिन जो शेप्स आपसे बन सकते हैं ना, वो सारे शेप्स आपने बनाने हैं, उनके एंकर्स अपने हिसाब से आगे पीछे करके देखो। ठीक है, और क्या कहते हैं उसमें कलर मल्टीपल अप्लाई करके देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन अप्लाई करके देखो, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर, समझ लो आज बच्चों वाला टास्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये सर। और मैं आपसे ड्रॉप देखना है, मैंने कहा वो सब होगा, वो सब होगा। ऐसा नहीं है, ये स्टार्ट है हमारा, ये स्टार्ट है हमारा। ठीक है, वो सब चीजें हमारी बनेंगी। छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं। देखो, पता है क्या, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, अब आप ये ध्यान में रखा करो। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, मैं कहूँ हाँ भाई ये टॉपिक अब खत्म हो चुका है, फिर आपको लगता है कि भाई वो चीज होनी चाहिए थी, देन आप भले मुझसे पूछो। टिल दैट टाइम थोड़ा सा वेट किया करो। उससे पता है क्या होता है कि आपका भी माइंड है ना, मतलब रिलैक्स रहेगा, आप भी कंफ्यूज नहीं होगे मल्टीपल चीजों में। आपका जो करंट चीज आपकी चल रही है ना, उसका उस पर आपका फोकस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपने देखो क्या करना है, यहाँ पे आके मैंने सिंपल सा क्या कहा, मुझे इसका फिल नहीं चाहिए, मुझे इसका चाहिए स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक आपको पता है क्या होती है, आउटलाइन होती है। इस तरीके से जो जो शेप्स आप बना सकते हो ना, इस तरीके से उसको आप ट्रेस करो। जैसे मैंने इस पॉइंट पे किया, इस पॉइंट पे किया, इस पॉइंट पे किया, ठीक है, इस पॉइंट पे किया। ठीक है, और इस पॉइंट पे जाके मैंने शेप बना ली। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे हो गया, तो मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, ऊपर होने के बाद मैंने क्या कहा, भाई यहाँ से आके इसको एक काम करो, ये वाला कलर अप्लाई कर दो इसके अंदर। ठीक है ना, मैंने कहा नहीं चलो ये वाला अप्लाई कर दो। तो इस तरीके से भी आप चीजें प्रैक्टिस आपने करनी है। समझ लो बच्चों वाला टास्क दे रहा हूँ, प्रीवियस कंप्लीट करो और इनके ऊपर आप काम करो, ताकि ये जैसे स्टार यहाँ पे है, या ये डायमंड है, ट्राइंगल है, ये तो इमेज है, मैंने इसके ऊपर ट्रेस की, ऑटोमेटिकली न्यू लेयर बन गई, खुद ही बन गई। लेके बनाओगे तभी कोई बात है। अलग हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं होगी अलग। मैं यहाँ से आके मूव टूल लिया। ठीक है, लाइक दिस। इसी तरीके से एंकर्स पे काम करना है, उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है आपके पास। ये रहा आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लाइक दिस, इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके आप इस पे काम करें। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? इजी था ना?